नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम 2025 में 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट का आ चुके हैं, वो यदि आपने नहीं देखे तब आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना आ चुका है और आपको जिस प्रश्न का जवाब आता हो तब उसका जवाब कमेंट करते चलेंगे और आपको अंत में कमेंट करके बताना था होगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? जो ऋग वैदिक काल था उस समय रावी नदी को क्या कहते थे? तो उसके लिए कहते थे परुसड़ी कहते थे। सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो चंद्रगुप्त थे उनकी माता का क्या नाम था? बताएं आप लोग कमेंट करके कि चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था। कमेंट करें आप लोग, फटाफट कमेंट करें कि चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था। चंद्रगुप्त की माता का नाम था मूरा। क्या नाम था? मूरा, जिसे मूर भी कहते हैं। इस तरह से आपका जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सी शैली है जो संबंधित नहीं है, आपको यह बताना है इसमें। तो यह शैली है उर्दू का। लेकिन जो आपकी द्रविड़ शैली है, वयसर शैली और नागर शैली, ये तीनों संबंधित हैं। इस क्लास में आप लोग जो भी प्रश्न देख रहे हैं वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। आपके पेपर यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का आप लोग विश्वास करें। चलिए अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो वो कौन सम्राट थे जिसके शासनकाल में ये क्या थे? राजस्व मंत्री थे। तब इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के शासनकाल में टोडरमल क्या थे? राजस्व मंत्री थे। इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? आपने जो उस समय जो सिक्के थे उन सिक्कों पर कौन सा यंत्र वो बजाते थे? तो वो कौन सा यंत्र बजाते थे? वो बजाते थे बीड़ा। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छा सा स्कोर लेकर के आए पी ट्रिपल एस सी पैट के कार्ड में, क्योंकि इस बार जो लेखपाल, बीपीओ और अन्य काफ़ी संख्या में पदों की वैकेंसी आने वाली है। आप इनमें तभी भाग ले सकते हैं जब आपका पैट का स्कोर अच्छा होगा। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। इसी समय आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, जो कि 4 पालियों में कंडक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? क्योंकि सनों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में। तो ये किस सन में हुआ था बारदौली सत्याग्रह? यह हुआ था 1928 में। क्या हुआ था? बारदौली का सत्याग्रह हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर जिसे यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कमेंट करें आप लोग, इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताएं आप लोग कमेंट करके कि इसकी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर, गणेश और दामोदर सावरकर। किसने किसने की थी? विनोद दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने की थी, अर्थात 2 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आपको बताना कि आदि हिंदू समाज की थी? इसकी नहीं की थी। वेदांत समाज की? इसकी भी नहीं की थी। तो किसकी स्थापना इसने की थी? आप बताएं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तब इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना ना तो आदि धर्म समाज की थी, इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना की थी। इस तरह से डी वाला जो आपका जवाब होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1856 में। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। इस क्लास में आपके लिए जी के जीएस अर्थात हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1889 में डैश डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन विधवाओं के शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा प्रत्युक्त और प्रताड़ित किया गया था। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या कस्तूरबा गांधी था जवाब इसका? ये भी नहीं। सरोजिनी नायडू? ये भी नहीं थी। तब कौन थी आप बताएं कमेंट करके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पंडिताबाई थी। कौन थी? पंडिताबाई। इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है पश्चिमी जेड स्ट्रीम किस क्षेत्र के से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? यह उत्तरदायी आपका होता है भूमध्य सागर के। इसलिए बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा डैश डैश के नाम से जानी जाती हैं। तो ये किन नामों से जानी जाती हैं? ये जानी जाती हैं पारंपरिक ऋतुओं के नामों से जानी जाती हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो भारत में निवास नहीं करती है? तो यह आपकी जाति हो जाएगी मसाई जाति। और मसाई जाति किस देश में पाई जाती है? आपको कमेंट करके बताना कि मसाई जाति किस देश में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो ये किसके लिए प्रदान करते हैं? ये करते हैं ज्वारीय के लिए। डी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और क्लास को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अधिक से अधिक आपके लिए विद PDF के साथ फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि इस क्लास का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो वह कौन सी परत होती है? क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। डी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो ये शक्ति किसके पास निहित होती है? आपको बताना है। ये शक्ति निहित होती है राज्य के राज्यपाल के लिए। जो राज्य का राज्यपाल होता है वह भंग कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डैश डैश भागों में विभाजित थे। तो ये कितने भागों में इनको विभाजित किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये विभाजित किया गया था 22 में। सी वाला इस तरह से आप लोग टिक कर देंगे।
क्योंकि आपके यूपी पीएससी पैट के पेपर में 100% इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और क्लास को पूरा देखे करें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना किया करें। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें वर्णन किया गया है? ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51A में। डी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के सत्र की स्थिति करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो राज्यपाल को कौन सलाह देता है? बताएं आप लोग कमेंट करके कि राज्यपाल को जो सलाह है वह कौन सलाह देगा? वह देगा मुख्यमंत्री देगा। बी वाला इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है भारत का संविधान एक डैश डैश एकीकृत न्यायिक प्रणाली को प्रदान करता है। तो कौन सी प्रणाली को यह प्रदान करता है आपको बताना है। इसमें यह प्रदान करता है एकल स्तरीय प्रणाली को प्रदान करता है। सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उधार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया था? तो अभी इसमें किसका गठन किया गया था आपको गठन बताना है कि किसका गठन किया गया था। तो ये बेसिकली गठन किया गया था, सिडबी का गठन किया गया था। छोटे उद्योगों के लिए किसका गठन किया गया था? सिडबी का गठन किया गया, सिडबी का और इस्माइल का गठन किया गया था। इस तरह से जो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश डैश में समाप्त हुई थी। तो किस सन में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी जो समाप्त हो गई थी? तो ये समाप्त हो गई थी 2012 में। इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 17 में समाप्त हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि डैश डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब एक नई पहल थी, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या सही जवाब होगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 2016। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जिसे पिफरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पिफरेडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये प्रश्न आपको इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं, क्योंकि आपको ये प्रश्न देखने को आपके यूपीएससी पैट का जो एग्ज़ाम 2025 में 6 और 7 सितंबर को 4 शिफ्टों में होने जा रहा है, इसमें आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछी गई है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ये क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो ये बेसिकली होती है संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकार हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होती है। अर्थात सीधी भाषा में आप कह सकते हैं वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार प्लस निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है, तब उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस तरह से आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो तांबे का पूछा गया कौन सा एक खनिज अयस्क होगा आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा चाल्कोसाइट। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण डैश होता है। क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा शून्य हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अब इसमें पूछा गया राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है विटामिन B2 कहते हैं राइबोफ्लाविन के लिए। अगला प्रश्न है कि
ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? जो ताप होता है टेम्परेचर वह किस उपकरण से नापा जाता है? यह नापा जाता है कैलोरीमीटर से। सी वाले को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया और कालाजार किससे होता है? ये रोग मलेरिया जो कालाजार होता है ये किसके कारण की से ये होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा परजीवीकरण अर्थात प्रोटोजुआ के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वह बताएं, आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा गुड़ी पड़वा। बी वाले को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अलामेल बल्ली और रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? तो आपको शैली का नाम बताना, किस शैली से ये जुड़ी हुई है। तो ये बेसिकली जुड़ी हुई है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। डी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो शैली पूछ ली गई है, तो ये शैली हो जाएगी ठुमरी शैली की थी। सी वाले को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि पंडित एस वल्लेश भंजत्री एक कलाकार हैं, तो ये क्या बजाते हैं? क्या ये सरोद बजाते हैं या फिर शहनाई सितार या संतूर बजाते हैं? तो ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं शहनाई बजाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यम से नामक जनजातीय पर पारंपरिक रूप से डैश डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है नागालैंड राज्य से संबंधित है। और नागालैंड की अब आपके लिए क्या बताना है? नागालैंड की राजधानी बताना है, प्लस मुख्यमंत्री कौन वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम भी बताना है। हो सकता है राजधानी पूछ ले, मुख्यमंत्री का नाम पूछ ले या राज्यपाल का नाम पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पॉवर्टी एंड अनवेटेज रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएं आप लोग, ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है। इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? क्या पूछा गया? सूर्य कुमार का संबंध पूछा गया है। कौन सा खेल खेलते हैं ये? कमेंट करें आप लोग जरा फटाफट। ये खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विष्णुपुर मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। ये वाले को आप लोग टिक कर देंगे इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? क्या ये 2003 में शुरू की गई थी, 2001 में, 2000 में या 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी? तो आपको बताना चाहेंगे ये बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में शुरुआत हुई थी। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इसको और टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंध है इनका? किसका? इसको और टिस्को। तब आप इसका सही जवाब क्या देने जा रहे हैं? आप इसका सही जवाब देने जा रहे हैं लौह एवं इस्पात से इसका संबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर रखा गया? बताएं किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा गया। क्या चीज़? अजगैबीनाथ धाम। चलिए अगला प्रश्न है कि अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की है इन्होंने? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है कि 21 नवंबर 2024 को इमामी ग्रुप लिमिटेड के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? हो सकता है आपसे ये पूछ ले, इसलिए ये प्रश्न ले लिया गया है इस क्लास में।
तो इसका सही जवाब होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर ले लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्री वर्ध राव कमलाकर राव का निधन हुआ है। वे किस वाद्य यंत्र में प्रवीण थे, अर्थात कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे? क्या सितार बजाते थे, मृदंगम, तबला या बांसुरी बजाते थे? बताएं क्या बजाते थे? ये बेसिकली बजाते थे, मृदंगम बजाते थे। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 के लिए निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को नामित किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2025 का क्वेश्चन है, जो कि आपसे ये पूछा जा सकता है EPSS पैट के एग्जाम में, जो आपका 6 और 7 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रिकी केज और अनुष्का शंकर। बी वाला जो ऑप्शन आपका होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे NISO ने जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर कितनी बताई है? तो कितनी दर बताई है? ये दर बताई है 6.4% बताई गई है। इस तरह से आपका जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी एक्ट 2024 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। सी वाले को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है? आपको उस इंडेक्स का नाम बताना है। तो वह कौन सा इंडेक्स हो जाएगा? बताएं आप लोग, वह कौन सा इंडेक्स हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग, कौन सा इंडेक्स हो जाएगा? बताएं आप लोग कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारी इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या यह 15 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को, 20 नवंबर को या 21 नवंबर को मनाया जाता है? बताएं आप लोग इसका सही जवाब कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट में बताएं आप लोग इसका सही जवाब होगा। आपको आज का प्रैक्टिस सेट EPSS पैट 2025 का EPSS पैट का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दिया करें। आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूला करें, क्योंकि जैसे ही इधर से क्लास अपलोड करें और आपको तुरंत आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी आप देख लेंगे और जब दूसरा नोटिफिकेशन आए तब भी आप समय से देख सकें। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूला करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो EPSS पैट का जो पेपर 2025 में 6 और 7 सितंबर को, 6 को आपको 2 शिफ्ट में होगा, 10 से 12 होगा पहला शिफ्ट, और दूसरा शिफ्ट जो आपका होगा वह 305 होगा। इसी तरह से जो 7 सितंबर को जो आपका पेपर होगा EPSS पैट का, वो भी 10 से 12 बजे के बीच में होगा और 3 से 5 के बीच में होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 4 शिफ्टों में पेपर होगा। आपको जो स्कोर है EPSS पैट स्कोर, उसमें अच्छे सा स्कोर होगा, तभी आप लेखपाल की जो अधिक संख्या में वैकेंसी आने वाली है लमसम
10,000 के आसपास आएंगी और बीपीओ की भी वैकेंसी काफ़ी संख्या में आएंगी। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करें और अपना अच्छा स्कोर बनाएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।